बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया था। और कोई क्वेश्चन? यही सब पूछा था क्या? ये तो बता रहा हो तुम नहीं आया। व्हाट हिस्ट्री आई? अच्छा 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 अच्छा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब ये था कि देखो, बलबन ने जब रूल करना शुरू किया था तो बलबन अपने आप को किंग को सबसे ऊपर दिखाना चाहता था कि किंग ही सब कुछ है। तो उसने बोला ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि जो भी किंग की बात को नहीं मानेगा या उसको किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाएगी। और ऐसे ही एक रीज़न ये भी था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाने का कि आसपास के जो एरिया को कैप्चर करना है, उन एरिया को कैप्चर करने के लिए सारे के सारे जो रूल्स अपनाएगा वो स्ट्रिक्ट रूल को अपनाएगा। इसी को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बोला गया और इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, चलो पेपर कर लेंगे डिस्कस। अभी तो पेपर नहीं है मेरे पास में, अगर पेपर होता तो मैं डिस्कस कर लेता। या पेपर मेरे को मेल करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। पेपर को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस, मंडे वाले में कर लेंगे। कल भी टेस्ट है क्या आप लोग का? कल का नहीं पता। अच्छा, संडे का भी? संडे तो हाँ 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 हाँ, बोलिए। पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जो थे पोइट थे एक बहुत बड़े, ठीक है, और यहाँ के सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे रहे हैं अमीर खुसरो, ठीक है। तो उसी के समय में, और इवन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इंडिया की ही उनकी पैदाइश थी, तो इंडिया की ही बर्थ थी, इसलिए पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता। वरना ज़्यादातर हम लोग ने जितने भी पोएट देखे, बर्नी बर्नी वगैरह, ये सब लोग जो आए, तो ये सब लोग कहाँ के थे? बाहर के लोग थे, यहाँ इंडिया के नहीं थे लोकल। खुसरो यहीं थे, इंडिया के थे, तो इंडिया के इतिहास के बारे में लिखा करते थे, इसलिए इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, चलिए, ओके ओके, चलिए देख लेते हैं ममलुक डायनेस्टी वगैरह, ये सब तो हम लोग ने कर लिया था। खिलजी डायनेस्टी भी हो गया था। हाँ, तुगलक डायनेस्टी की बात करने वाले थे हम लोग। तो तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं हमारे पास में, कुछ उनकी बात करनी है हम लोगों को, और वो इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला आज पूरी बहुत जल्दी से दिल्ली सल्तनत को फिनिश कर देंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कुछ नहीं बाकी रहेगी आज। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक डायनेस्टी को शुरू करने वाला रूलर था। कब शुरू किया था इसने? 1320 ईडी के अंदर। कौन सी डायनेस्टी को खत्म करके तुगलक डायनेस्टी आई थी? खिलजी। और खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। पक्की बात है? अच्छा, चलो पक्का है तो ठीक है। नसीरुद्दीन था लास्ट रूलर, नसीरुद्दीन महमूद लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। इसको हराने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने इसको तुगलक डायनेस्टी को शुरू किया था। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी को जब इसने शुरू किया था तो ये गवर्नर था उस समय में दीपालपुर का। ठीक है, दीपालपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है दीपालपुर। ठीक है, तो दीपालपुर का ये गवर्नर हुआ करता था उस समय, और दीपालपुर का गवर्नर होते हुए इसने खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स को अपने साथ में लेके उनके लिए भी काम किया है। बाद में इसने अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी। इसने एक फोर्ट बनवाया था जिसको बोला गया तुगलकाबाद फोर्ट। ठीक है, एक फोर्ट बनवाया था इसने, तुगलकाबाद फोर्ट। ठीक, तो हमको बस ये याद रखना है कि तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया इसने, और इस डायनेस्टी को शुरू करने वाले रूलर में इसका नाम आता है। ठीक है, कहाँ है तुगलकाबाद फोर्ट? कहाँ पे है तुगलकाबाद फोर्ट? कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये याद रखो फैक्ट, ये पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन पूछना है, पूछो क्वेश्चन क्या? हाँ हाँ हाँ, नसीरुद्दीन महमूद जो था 1320 के अंदर ही गद्दी के ऊपर बैठा था, मुबारक खिलजी के बाद में। ठीक है, और 1320 में जैसे ही मुबारक खिलजी की डेथ होती है, नसीरुद्दीन आके बैठता है। बहुत कमज़ोर रूलर था, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक उस पर अटैक करके जीत लेता है। ठीक, ज़्यादा समय नहीं बैठा, मंथ 2 मंथ्स ही बैठा है, इसलिए इसको लास्ट रूलर माना जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 4-5 साल ही बैठा होगा तभी ऐसा कुछ हुआ होगा। क्लियर है?
हाँ चलिए नेक्स्ट रूलर देख लेते हैं इसी डायनेस्टी के अंदर। जो नया रूलर है वो रूलर कौन सा है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसको हम लोग जौना खां के नाम से भी जानते हैं, वेरी गुड, जिसकी याद में या जिसके बेसिस पे जौनपुर भी बसाया गया। ठीक है, तो जौनपुर भी बसाया गया। इसको बोला गया मोस्ट लर्न पर्सन था अपने समय का, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन था। इसको एस्ट्रोनॉमी में कमांड थी, इसको मैथमेटिक्स में कमांड थी, फिजिशियन था, मेडिसिन वगैरह में बहुत अच्छी कमांड थी। इतना एजुकेटेड पर्सन ये उस समय में हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी इसको क्या बोला जाता है, एजुकेटेड, हाँ एजुकेटेड फूल बोला जाता है इसको। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने जिन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया वो पॉलिसीज़ ऐसी थी कि कोई कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट ना करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये था कि दोआब का जो रीजन होता है, दोआब किसको बोलते हैं पता है किसी को, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, दोआब किसको बोलते हैं, एकदम जहाँ पे दो रिवर आके मिल जाए या दो रिवर के बीच का जितना भी रीजन होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो गंगा यमुना के बीच का रीजन दोआब कहलाता था। इसने उस समय वहाँ पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, 20% का टैक्स इसने लगा दिया वहाँ पे, वो भी उस समय पे टैक्स लगा दिया जब वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत डाउन चल रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, सही से फसल उग नहीं रही थी, और इसने उस गलत टाइम पर यहाँ पर वही टैक्स लगा दिया, 20% का टैक्स अप्लाई कर दिया लोगों के ऊपर। तो लोग इस चीज़ से नाराज़ हो गए इससे। ठीक है, तो इसने ऐसा काम किया। दूसरी इसने गलती क्या करी, दूसरी इसने गलती ये करी कि इसने अपना कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र करा इसने, हाँ दिल्ली से इसने कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया दौलताबाद। और ये दौलताबाद क्या था, ये देवगिरी था। ठीक है, ये देवगिरी हुआ करता था। इसने इसका नाम चेंज करा, पहले इसको बोला दौलताबाद, और दौलताबाद को इसने एक नाम और दिया, कुव्वतुल इस्लाम। क्या नाम दिया, कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम के नाम से भी ये जाना गया। तो दौलताबाद को इसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पड़ता है दौलताबाद, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, मतलब दिल्ली की मेन गद्दी छोड़ के कहाँ जा रहा है ये, महाराष्ट्र के अंदर जा रहा है। इसलिए वहाँ पे एक डायनेस्टी थी उस समय में, बाद में डायनेस्टी भी शुरू हो गई, बहमनी डायनेस्टी। अगर आप लोग ने कभी नाम सुना हो तो बहमनी डायनेस्टी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ इनका मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और इसी समय वहाँ पे एक नई डायनेस्टी भी बन के चालू हो गई। ठीक है, इसने देखो और क्या करा इसके समय में एक डिपार्टमेंट बना, इसको बोला गया दीवाने अमीर कोही। क्या बोला गया, दीवाने अमीर कोही। किसके लिए था ये डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट के लिए था ये डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जितने भी एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड वर्क हुआ करते थे उससे रिलेटेड एक ऑफिस बना दिया गया, और इसी ऑफिस को हम लोग ने क्या बोल दिया, दीवाने अमीर कोही। इसके समय में और क्या हुआ, इसके समय में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक ट्रेवलर इसके समय में आया, उसका क्या नाम था, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था, इब्न बतूता एक ट्रैवलर था। ये ट्रैवलर आया था मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को या अफ्रीकन ट्रैवलर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इब्न बतूता इसके दरबार में आया, इब्न बतूता को इसने बुलाया, बुलाने के बाद में इसने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, दिल्ली का हेड नियुक्त कर दिया एक तरीके से। और दूसरा काम इसने ये क्या करा, इब्न बतूता को इसने चाइना भी भेजा एम्बेसडर बना के। ठीक है, एम्बेसडर बना के चाइना भी भेजा, मतलब राजदूत बना के चाइना भी भेज रहा है ये उसको, और उसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद करना है। इसको इब्न बतूता किस टाइम पे आया था, इब्न बतूता बेटा 1333 से लेके 1347 तक ये यहाँ पे रहा है भारत के अंदर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही इस समय में था जो रूल कर रहा था यहाँ पे। ठीक, तो इब्न बतूता इसके समय में आया था। रूलर को याद रखिएगा, इसका समय याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ आपको, बस इब्न बतूता किसके समय में आया, और आया तो इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया उसे, और चाइना का एम्बेसडर भी बना के इसने यहाँ से उसको भेजा। ठीक है, इब्न बतूता की एक फेमस बुक है, बुक का नाम किसी को याद है, ये एक फेमस बुक है, उसको बोलते हैं किताबुल रिहला। ठीक है, इसका नाम था किताबुल रिहला। एक इम्पॉर्टेंट बुक है इसके समय की जिसको बोला जाता है किताबुल रिहला, इब्न बतूता ने लिखा। उसमें दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में लिखा इसने, और साथ ही साथ में यहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशंस है, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस है, और अपनी ट्रैवल की पूरी सारी चीज़ें इसने उसके अंदर लिखी हैं। ठीक है, इसको कुछ राइटर भी थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जैसे बर्नी एक राइटर था, बर्नी ने इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए लिखा है कि ये पर्सन जो था बार्बर था। ठीक,
बार बार उसने इसको क्रिटिसाइज के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। इसको बोला वेबर है ये, इसको बोला कुक है ये, ठीक है, या इसको क्या बोला, सर्वेंट है ये। तो ऐसे बहुत सारे टाइटल इसने दिए मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने दिए थे ये, बर्नी ने, अल बर्नी ने इसको बहुत सारे ऐसे वो दिए टाइटल। तो कभी कभी टाइटल पूछ लेता है कि ये टाइटल्स के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है। एक और राइटर थे, उनका नाम था बदायूनी, ठीक। बदायूनी ने इसके बारे में बोला कि जब इसकी डेथ हुई तो डेथ होने पे तो एक किताब लिखी थी बदायूं ने, ठीक है, मुख्ताब-ए-लुबाब, आप लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुख्ताब-ए-लुबाब एक बुक लिखी थी इन्होंने, और उस बुक के अंदर इसने लिखा, इसने बोला कि किंग जो था वो अपने लोगों से फ्री हो गया और लोग जो है अपने किंग से फ्री हो गए, ठीक है। मतलब सुल्तान फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल फ्रीड फ्रॉम हिज सुल्तान, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर वो ऐसी चीज़ लिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि लोग इसको टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोगों को टॉर्चर कर रहा है, अब दोनों एक दूसरे से फ्री हो गए, ठीक है। तो ऐसा इसके बारे में लिखा गया। इसके समय का एक जो फेमस कॉइन था, चला करता था उस समय में, दिनार बोलते थे उसको, ठीक है। दिनार इसने अपने समय में चलाया था, जो कि गोल्ड का कॉइन हुआ करता था उस समय में। तो ये क्वेश्चन भी शायद कभी आपसे पूछ ले, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक में और कोई डाउट आपको? हाँ बोलिए बोलिए। खिलजी का लास्ट रूलर खुसराव खान नसीरुद्दीन महमूद को ही कहते हैं बच्चा, उसी को कहते हैं। उसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम है उसका, ठीक है। आपके लिए नसीरुद्दीन महमूद ही फेमस नाम है, इसलिए मैंने वही बताया आपको। उस नाम से क्वेश्चन पूछता नहीं है आपसे। हाँ पूछिए। सॉरी, हाँ, नहीं, दिनार गोल्ड कॉइन था। इसके समय में दिनार जो चलता था वो गोल्ड कॉइन था, ठीक है। इसके समय में ब्रोंज कॉइन नहीं चले, सिल्वर चले हैं और कॉपर चले हैं। ब्रोंज इसने चलाया था, वो ब्रोंज चल नहीं पाया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था बस, लेकिन वो चल नहीं पाया। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं उसको। हाँ, वो जो थी वो एक तरीके से एक करेंसी थी, टोकन करेंसी जिसको बोलते हैं। हाँ, टोकन करेंसी के फॉर्म में इसने इन्वेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाया तो इसने बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसके समय में चला नहीं था, इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट था। और कुछ? हाँ, कोई कुछ कॉइन के कुछ साइज होते थे? साइज पूछ रहा हूँ, साइंस, सिंबल जो उसके ऊपर होते थे, सिंबल। अच्छा, देखो गोल्ड कॉइन के ऊपर उस समय में जो सिंबल होते थे, खासकर यही सिंबल हुआ करते थे, या तो उस किंगडम का जो लोगो होता है, ठीक है। जैसे अगर तुगलक डायनेस्टी चल रही है तो तुगलक डायनेस्टी का अगर फ्लैग देखोगे आप, तो फ्लैग देखते समय आपको तलवार दिखेगी, तलवार पे एक गाजी टाइप का एक योद्धा दिखेगा, उस तरीके का उसके ऊपर एक सिंबल हुआ करता था। या तो फिर वो इस्लामिक किसी तरीके का कलमा अलमा गुदवा दिया करते थे उसके ऊपर, ठीक है। या हमने देखा है गॉडेस दुर्गा वगैरह के भी सिंबल उस समय में देखने को मिले, जो मोहम्मद गौरी ने आके कॉइन्स के ऊपर चलाए थे, एक तरफ कलमा एक तरफ वो गॉडेस दुर्गा। तो इस तरीके से सिंबल्स बहुत सारे हुए, चेंज भी होते थे, सब पे सिंबल होते थे। जैसे आज के समय में नोट पे सिंबल होते हैं कुछ ना कुछ, कॉइन्स पे भी उस समय होते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अब कौन आएगा? अब आएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिरोज शाह तुगलक किस लिए फेमस है? फिरोज शाह फेमस है कि ये वेलफेयर प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से किया करता था, साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी ये चलाता था। अपनी सत्ता के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना है, उनको लिए वेलफेयर प्रोग्राम को भी डेवलप करना है, इस तरीके के प्रोग्राम्स को ये चलाया करता था। इसके लिए एक फेमस चीज़ जो थी सबसे ज़्यादा, वो ये थी कि जो जिजिया टैक्स लगा करता था, जिजिया टैक्स किस किस के ऊपर लगता था, किस किस पे नहीं लगता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ किन पे नहीं लगता था। ब्राह्मण पे नहीं लगता था, चाइल्ड पे नहीं लगता था, ओल्ड एज पे नहीं लगा करता था, हैंडीकैप पे नहीं लगता था, ये सब लोग मैंने आपको बताए थे कि इन लोग के ऊपर नहीं लगता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, इस समय आके बोला कि ये टैक्स अब ब्राह्मण के ऊपर भी लगाया जाए। तो ब्राह्मण के ऊपर टैक्स को, जिजिया टैक्स को लागू करने वाले जिस शासक का नाम है वो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आप लोग इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। और
और इससे रिलेटेड देखो, इसके समय में जितने भी दीवान बने, ऑफिस बने, डिपार्टमेंट बने, अगर क्वेश्चन आ जाए दीवान किसी भी तरीके का और आपको ना याद आए कि कौन सा शासक रहा होगा, दीवाने अमीर को ही तो मैंने आपको बता दिया कि वो मोहम्मद बिन तुगलक का है। ठीक है। हाँ, अब इसके समय में बहुत सारे ऐसे दीवान बने, डिपार्टमेंट बने, अब वो अगर आ जाए आपके तो आप आंखें बंद करके फिरोज शाह तुगलक का नाम लगा सकते हो, जिनके आगे भी दीवान लग जाए। ठीक है। अब जैसे एक अभी बताया आपने दीवान खैरात, ठीक है, एक इसने बनाया दीवान ए खैरात। दीवान खैरात किसके लिए था? हाँ, मैरिज ऑफ द पुअर गर्ल्स, या जितने भी बैकवर्ड लोग हुआ करते थे उस समय, उनके लिए खैरात का मतलब यही होता दान करना। ठीक है। तो उन लोगों को ये दान किया करता था, इस तरीके से इस चीज़ को चलाता था। ठीक है। ये जो था फॉन्ड ऑफ स्लेव्स बोला जाता है इसको, कि स्लेव्स या जितने भी इसके समय में ऐसे जो हुआ करते थे जिनको ये खरीद के लाता था, वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है। तो इसको लेके इसने अलग से एक दीवान बना दिया था, एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था, उसको बोला गया दीवाने बंदगान। क्या बोला गया? दीवाने बंदगान। बंदगान का मतलब बंदी से आप आइडिया लगा सकते हो कि दीवाने बंदगान के अंदर स्लेव्स की बात हो रही है। इसके समय में लगभग 1.8 लाख स्लेव्स थे जो ये खरीद के लेके आया था और अपने डिपार्टमेंट, अपनी पूरी सल्तनत के अंदर उनको रखा करता था। ठीक है। एक तो ये हो गया। एक और आ जाते हैं, देख लेते हैं। एक था इसके समय में दीवाने वजारत। दीवाने वजारत का मतलब ये होता है, वजारत का मतलब होता है फाइनेंस। ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे इसके समय में, जितने भी डेवलपमेंट हुआ करते थे, तो फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड जो दीवान था उसको दीवाने वजारत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। एक और इसके समय में जो डिपार्टमेंट था उसको बोला गया दारुल शफा। क्या बोला गया? दारुल शफा। हाँ, ये क्या था? ये एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल जिसके अंदर फ्री ट्रीटमेंट दिया जा करता था लोगों को, जैसा आज के समय में आप दिल्ली में देखते हो, या जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और जगह पे यहाँ पे देखते हो। ठीक है। तो ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट होता है तो वो दारुल शफा कहलाते थे। ठीक है। तो इसके समय में दारुल शफा। इसके समय में इरिगेशन टैक्स लगा। इरिगेशन टैक्स इसके समय में लगता था, उसको बोला गया हक के शर्ब। क्या बोला गया? हक के शर्ब। ये सब पर्शियन या अरेबिक वर्ड थे जिनको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। बस आपको डिपार्टमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट का मतलब है क्या। ठीक है। तो हक के शर्ब इसके समय में चालू किया गया था। ठीक। उसके अलावा ये है कि इसने जो भी टैक्स सिस्टम यहाँ पे लागू किए, वो टैक्स सिस्टम ज़्यादातर और जितने भी थे वो सब इसने फॉलो किए। फिर पुराने टैक्स सिस्टम को कंटिन्यू करा, जिजिया को इसने रेगुलेट करता रहा, लगाता रहा। ठीक है। तो इसके अंदर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे आपके, जिसको आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है। चलो, अब इसका लास्ट रूलर भी कौन है? नसीरुद्दीन महमूद है। वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था और ये नसीरुद्दीन महमूद है। ठीक है। ये डिफरेंस को याद रखिएगा। इसके लास्ट रूलर का क्या नाम है? नसीरुद्दीन महमूद, जो 1412 तक रूल करता है। लेकिन आप एक गैप देखेंगे यहाँ पे, अब सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कब से शुरू हो रही है? 1414 से। तो ये 1412 से लेके 1414 तक ये समय क्या हुआ? गैप है ना? लड़ाई। देखो यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा। ये है नसीरुद्दीन महमूद। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद 1395 में गद्दी में बैठा। इसके समय में अटैक हो गया 1398 में। किसका? तैमूर का। ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा तैमूर का फैक्ट, कि तैमूर का इसके समय में अटैक हो गया। इसके समय में एक गवर्नर था। ठीक है। गवर्नर का नाम है, वो मुल्तान का गवर्नर था, उसका नाम था खिज़्र खान। क्या नाम था? खिज़्र खान। ठीक है। तो ये खिज़्र खान को यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करके चला जाता है तैमूर। ठीक है। क्योंकि तैमूर का उसके साथ में संबंध था किसी तरीके का, आपस में ये लोग अपनी एक ही सल्तनत से बिलोंग किया करते थे। तो तैमूर तो यहाँ आया था लूटपाट करके, और लूटपाट कर आके इसको गवर्नर अपॉइंट करके चला गया। अब खिज़्र खान सही मौका ढूंढ रहा था कि कोई सही मौका मिले और वो गद्दी को किसी तरीके से कैप्चर करे। ठीक है। वो सही मौका उसको कब मिल गया? वो मौका मिल गया नसीरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद। नसीरुद्दीन महमूद की यहाँ 1412 में डेथ होती है, और 1412 में गद्दी खाली देख के यहाँ पे एक अफ़गान शासक आके बैठ जाता है जिसका नाम है दौलत खान।
ठीक है। तो 1412 से 14 तक का जो गैप है, इन 2 सालों के लिए कौन आके बैठ जा रहा है यहाँ पे? दौलत खान। तो दौलत खान किसी भी तरीके की किसी डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है, बस गद्दी खाली हुई और खाली गद्दी के ऊपर आके बैठने वाला शासक जो था वो दौलत खान था। हमको बस ये याद रखना। अब ये दौलत खान जब गद्दी पे बैठा आके तो खिज़्र खान को मौका मिल गया। खिज़्र खान ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी डायनेस्टी का और किसी भी रूलर का वहाँ पे कोई रूल है नहीं। तो खिज़्र खान अटैक कर देता है दौलत खान के ऊपर, और दौलत खान को हटा के अगला रूलर जो बन जाता है वो कौन बन जाता है? खिज़्र खान। ठीक है। अब सैयद डायनेस्टी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि सैयद डायनेस्टी का एक थोड़ा सा बहुत छोटा सा टाइम रहा 1414 से लेके 51 तक का। ठीक है। बस ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, पहला रूलर याद होना चाहिए इसका क्या कौन है, और लास्ट रूलर आपको पता हो जाना चाहिए बस इसका कौन है, कि किसकी समय में ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे आलम शाह। ठीक है। खिज़्र खान पहला रूलर था और लास्ट रूलर इसके समय में कौन था? वो था आलम शाह। मुबारक शाह के बारे में ये चीज़ फेमस है कि इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है। इसने आपको क्या कर दिया था? खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा का मतलब बताएगा कोई? कैलिफ। ठीक है। तो कैलिफ का मीनिंग बताओ। हेड ऑफ रिलीजियस हेड कह सकते हो आप। हाँ ठीक है, रिलीजियस हेड हुआ करता था उस समय का ये। मतलब इसका कहने का ये मतलब था कि इस्लामिक लॉ जो है, इस्लामिक शरीयत जो है, पूरी दुनिया में अगर इस्लाम को माना जाएगा तो उसके अंदर मानने में आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो इसने अपने आप को खलीफा नियुक्त कर दिया था। ठीक है। एक तरीके से कह सकते हो ईश्वर का दूत भी खलीफा को कहा जाता है, खलीफ को कहा जाता है। ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं लोधी डायनेस्टी की तरफ। ठीक। लोधी डायनेस्टी आपकी शुरू होती है 1451 के अंदर, और ये कब तक चलती है आपकी? 1526 तक। कब तक? जब तक कि भारत के अंदर मुगल साम्राज्य आके इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर फिर से हमको क्या देखना है? हमको ये देखना कि पहला रूलर जिसने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया वो था बहलोल खान लोधी। 1451 के अंदर बहलोल खान लोधी इसको स्टार्ट कर देता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वा देता है। ठीक है। क्या करता है? अपने नाम का खुतबा पढ़वा देता है, और साथ ही साथ में कुछ बहलोल कॉइन्स को भी यहाँ पे रेगुलेट करा देता है। अब जो कॉइन्स चलेंगे वो सारे पुराने कॉइन्स ख़त्म। ठीक है। दिनार, टंका, जीतल जो भी चल रहे थे सारे के सारे कॉइन्स ख़त्म। अब सारे कॉइन्स जो चलेंगे वो कॉइन्स कौन से होंगे? वो बहलोल कॉइन्स हुआ करेंगे। ठीक है। अब बहलोल कॉइन्स इसके समय में हुआ करते थे। ठीक। इसके बाद में बहलोल खान लोधी से रिलेटेड और चीज़ें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में इसका बेटा आया रूल करने के लिए, सिकंदर लोधी। ठीक। सिकंदर लोधी। अब ये सिकंदर लोधी से रिलेटेड क्या चीज़ें हमको पढ़नी है? सिकंदर लोधी से रिलेटेड आपको ये चीज़ पढ़नी है कि सिकंदर लोधी के समय में क्या हुआ था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो 1504 का आगरा का इस्टेब्लिशमेंट था। आगरा सिटी को बनाने वाला या आगरा सिटी को बसाने वाले जिस पर्सन का नाम है वो है सिकंदर लोधी। और इसने क्या करा था? अपनी कैपिटल भी ट्रांसफ़र करके कहाँ कर ली थी? आगरा ही कर ली थी। आगरा क्यों बनाई इसने अपनी कैपिटल? एनी रीज़न? कोई वजह थी? कुछ वजह रही होगी ना। आगरा सिटी को इसने जो अपनी कैपिटल बनाया, कुछ बनाया होगा। देखो, आगरा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगरा से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में मथुरा पड़ जाता है। ठीक है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने में मथुरा पड़ जाता है। मथुरा से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो फिर अजमेर, अजमेर शुरू हो जाता है, मतलब राजस्थान शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे क्या थे? राजस्थान के रूलर्स रहा करते थे, और राजस्थान में जो रूलर्स रहते थे वो कौन थे? सारे के सारे राजपूत रूलर हुआ करते थे। तो इसको ये डर था कि राजपूत रूलर मेरी सल्तनत पे आके अटैक करके और मेरे से रूल को छीन लेंगे, जैसा कि बाद में हुआ भी कुछ हद तक। ठीक है। अभी हम लोग महाराणा सांगा की भी बात करने वाले हैं। तो इसको ये डर रहा करता था कहीं ना कहीं कि अटैक हो सकता है राजपूतों का मेरे ऊपर। तो इसने क्या करा? आगरा के अंदर एक फोर्ट बनाया, और वहीं फोर्ट से इसने राजपूतों के ऊपर नज़र रखने के लिए कि यहाँ से डायरेक्ट मैं इनके ऊपर नज़र रख सकता हूँ, इनको डायरेक्ट मैं यहाँ से देख सकता हूँ, इसलिए इसने क्या करा था? यहाँ पे आगरा सिटी को अपना कैपिटल बनाया था, और राजपूतों पे नज़र रखने के लिए इसने आगरा में अपने आप को ट्रांसफ़र कर लिया। इवन कैपिटल भी इसने ट्रांसफ़र कर ली थी। ठीक है। और इसके बारे में क्या फेमस है?
इसके बारे में फेमस है कि ये जो मेज़रमेंट ऑफ लैंड सिस्टम है, वो मेज़रमेंट ऑफ लैंड सिस्टम की पहले क्या मेज़रमेंट का एक तरीका, बहुत बड़ा कोई तरीका था नहीं, ठीक है, कि उसको नापा कैसे जाए, लैंड को कैसे मेज़र किया जाए। तो इसने उसको लेके एक पैमाना शुरू करा, उसको बोला इसने गज-ए सिकंदरी, ठीक है, क्या बोला उसको, गज-ए सिकंदरी। तो गज-ए सिकंदरी के अंदर क्या होता था, उसको नापा जाता था पूरा पूरा इस तरीके से कि लैंड को नापा जाएगा, मेज़र किया जाएगा, और मेज़र करने के बाद में लैंड पे, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए इसने गज-ए सिकंदरी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे ये है कि इसने एक और सिस्टम चालू किया था, उसको बोलते थे फरहंगी सिकंदरी, ठीक है। एक डिपार्टमेंट था ये एक तरीके का, फरहंगी सिकंदरी। ये क्या था, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह हैं या जितने भी आयुर्वेदिक वर्क अभी तक भारत के अंदर हो रखे थे, ठीक है, तो जितने भी आयुर्वेदिक वर्क भारत के अंदर हो रखे थे उन सब का इसने क्या करा, एक ट्रांसलेशन कराया था। कौन सी लैंग्वेज में, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज थी इन लोगों की, तो इन्होंने पर्शियन में उसको ट्रांसलेट कराया था। उसी को क्या बोला इसने, फरहंगी सिकंदरी। तो फरहंगी सिकंदरी इसके वर्क को बोला जाता है, इसीलिए हम इसको जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसके समय में एक वर्ड और याद रखना है आपको, वो है लज्जत सिकंदर शाही। अब लज्जत सिकंदर शाही क्या है, लज्जत सिकंदर शाही का मतलब ये जो था सिंगिंग वगैरह का या म्यूज़िक वगैरह का बहुत ही शौकीन था, ठीक है, सिंगिंग या म्यूज़िक का बहुत शौकीन था। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो शौकीन था ये, वो शहनाई का था, ठीक है, शहनाई वगैरह सुनी होगी आपने, देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा शौकीन उसमें शहनाई का था। तो इसने क्या करा था, उसका पूरा एक कंपोजिशन तैयार करवाया था, और उस पूरे कंपोजिशन को इसने एक नाम दिया था लज्जत सिकंदरी, ठीक है। तो लज्जत सिकंदरी सिर्फ इसलिए जाना जाता है। और एक चीज़, सिकंदर लोदी जो था गुलरुखी के नाम से कुछ अपनी पोइट्स लिखा करता था, पोइट्री का भी इसे बहुत शौक था। तो जितने भी इसने अपने आप को एक टाइटल देके रखा हुआ था गुलरुखी, जैसे बहादुर शाह सेकंड की जब हम लोग बात करते हैं, अंतिम लास्ट रूलर, उन्होंने जफ़र के नाम से पोइट्री लिखी, इसी तरीके से सिकंदर लोदी ने गुलरुखी के नाम से पोइट्री को लिखा था, ठीक है। तो ये हमने देखा। इसने क्या करा था, मैंने एक सिस्टम बताया था आपको कि टैक्स लगा करते थे कुछ, उन टैक्स में एक तरीके का टैक्स था ज़कात। ज़कात कैसा टैक्स था, किस पे लगता था, 2% ऑफ प्रॉपर्टी और मुस्लिम्स। हाँ, 2% ऑफ प्रॉपर्टी, 2 to 2.5 भी कहते हैं, तो उनके ऊपर लगा करता था। एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हो कि जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, प्रोडक्शन के बाद में जो इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर लगने वाला टैक्स था। तो इसने ज़कात को एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। एबॉलिश करने का मतलब ज़कात को ख़त्म कर दिया था, ठीक। तो ज़कात को ख़त्म करने वाला कौन था भारत के अंदर, वो ये था, ठीक। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखने हैं। कुछ चीज़ इसने और भी अडॉप्ट की थी, उसके अंदर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं रिलीजियस भी इसकी क्या क्या रिलीजियस चीज़ों को इसने फॉलो किया। जैसे एक ताज़ियादारी सिस्टम होता है, ठीक है, ताज़िया सिस्टम होता है, समझते हो ताज़िया सिस्टम क्या होता है, ताज़िया सिस्टम समझते हो, ताज़िया सिस्टम क्या होता है, मुहर्रम का एक त्यौहार होता है, तो मुहर्रम के फेस्टिवल के अंदर कुछ क्या है, एक क्या बनाई जाती है, इमेज टाइप की बनाई जाती है, ठीक है, जो किसी ना किसी एक मॉन्यूमेंट या फोर्ट की तरह दिखाई देती है, एक गुंबद की तरह दिखाई देती है। तो उसकी बनाने के ऊपर इसने क्या करा था, रोक लगा दी थी। तो ताज़िया सिस्टम के ऊपर रोक लगाने वाला ये था। दूसरी चीज़, जो पीर्स या रिलीजियस गुरुज होते हैं, ठीक है, पीर या रिलीजियस गुरुज जो होते हैं, जैसे कौन हुए, निज़ामुद्दीन औलिया हुए, ठीक है, और आप लोग कह सकते हो बाबा फरीद हुए। इस तरीके के जो रिलीजियस गुरु होते थे या जो भी ऐसे पीर्स वगैरह होते थे, उनके यहाँ विज़िट कोई नहीं करेगा, मतलब फ़ीमेल, कोई भी फीमेल जाके वहाँ पे विज़िट नहीं करेगी, मतलब मज़ार या दरगाह वगैरह के ऊपर फीमेल्स के जाने पे इसने रोक लगा दिया था, ठीक है। तो फीमेल्स, तो इसकी ये कुछ रिलीजियस पॉलिसीज़ थी जिसको इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, ठीक। इतना बहुत है आपके लिए सिकंदर लोदी के अंदर पढ़ना, ठीक है, सिकंदर लोदी इतना बहुत है, सफिशिएंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। हाँ भाई, आ जाते हैं इब्राहिम लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर जिसको बोला गया,
और इसके समय में ही दिल्ली सल्तनत के साथ साथ में लोधी डायनेस्टी भी नो डाउट ख़त्म हो जाएगी। और लोधी डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद में लगातार अफगान परेशान करते रहे मुग़लों को, हमने पूरे समय में देखा औरंगज़ेब के समय तक, ठीक है। तो ये अफगान रूलर्स लगातार परेशान तो करते रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लोधी डायनेस्टी का अंत हुआ, साथ ही साथ में पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया 1526 के अंदर। ये कहानी शुरू कैसे होती है? ये कहानी शुरू होती है थोड़ा सा महाराणा सांगा से। हाँ, महाराणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी एक बैटल के अंदर आ जाते हैं। वो बैटल है 1518 के अंदर, 1580 में होता है। इसको बोला गया बैटल ऑफ खतौली, ठीक है। क्या बोला गया? बैटल ऑफ खतौली। ये इंपॉर्टेंट बैटल है, पूछ लेता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत यहाँ से अब आगे वाले समय में होने वाली ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ राजपूत रूलर है, एक तरफ अंतिम जो है दिल्ली का शासक है, ठीक है। तो ये कभी कभी बैटल पूछ लेता है। अब ये बैटल होता है महाराणा सांगा के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। महाराणा सांगा का साथ कौन दे देता है? इब्राहिम लोदी का भाई, ठीक है। हाँ, तो दौलत खान लोदी जो होता है वो इब्राहिम लोदी का भाई है, वो इसको हटाना चाह रहा है गद्दी से, तो वो यहाँ पे इसका साथ दे देता है, वो भी साथ दे देता है। अब जब साथ दे देता है, इसके बाद में इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार जाता है। कौन जीत जाता है यहाँ पे? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जीत जाता है, दिल्ली के रूलर को 1518 में ही हरा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में भी महाराणा सांगा दिल्ली की गद्दी को क्यों कैप्चर नहीं करता है? क्या रीज़न रहा होगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उसे क्या लगता है कि बाबर ने पहले ही अनाउंस कर रखा था। हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया भी था, बाबर ने पहले ही अनाउंस भी कर रखा था कि वो भारत पे बहुत जल्द अटैक करने वाला है, और ऐसे बहुत अंदेशे दिखने लगे थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि इन लोगों को बाबर की खुशबू आने लगी थी, है ना। तो बाबर आने वाला था भारत में, इसकी वजह से कोई भी दिल्ली की गद्दी पे बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था बाबर अटैक करके डिस्ट्रॉय करने वाला है सब कुछ। लेकिन आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि 1518 के अंदर इस डर की वजह से महाराणा सांगा या दौलत खान लोदी दोनों गद्दी के ऊपर नहीं आते, इब्राहिम लोदी कंटिन्यू करता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करने के बाद में समय आ जाता है कब? 1526 का। 1526 का समय, हाँ, 1526। अब 1526 में क्या करते हैं महाराणा सांगा और ये दौलत खान लोदी दोनों लोग मिलके अपने साइड से बाबर को इनवाइट कर देते हैं। इसके पीछे रीज़न ये था कि बाबर अगर अटैक भी करेगा भारत के ऊपर आके या ऐसा कुछ भी होगा, तो इन लोग को ये लगा कि बाबर अब रूल करने नहीं आएगा, क्योंकि 8 साल गुजर चुके हैं लगभग, और बाबर ने अभी तक किसी तरीके कोई अटैक तो किया नहीं, सिर्फ शायद अफवाह उड़ी उस समय। तो ये लोग कहते हैं कि चलो बाबर को इन्वाइट कर देते, दिल्ली की गद्दी पर लूटमार करेगा, लूटमार करके चला जाएगा, जाने के बाद में ये गद्दी हमारी हो जाएगी। तो दोनों मिल के इन्वाइट करवा देते हैं। अब इन्वाइट जब कर देते हैं उसको, तो बाबर आता है, बाबर को इनका समर्थन भी मिल जाता है। बाबर आते ही भारत के अंदर क्या करता है? किस चीज़ का यूज़ करता है पहली बार इंडिया के अंदर आके? वो गन पाउडर, गन पाउडर का बाबर सब, हाँ, बाबर क्या करता है इंडिया के अंदर आके उन गन पाउडर का यूज़ करता है। साथ ही साथ में वो जब वो सामने वाले रूलर को ये सब चीज़ें नहीं पता है कि ऐसी भी चीज़ें हुआ करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जब मॉडर्न फॉर्म में जब वो शुरू कर देता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके वो आया था, तो सामने वाला रूलर उसके सामने नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो इन लोग के इनविटेशन पे बाबर भारत आता है, और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी ये बैटल होता है, और इसी को क्या बोला गया? बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा है ये पानीपत का बैटल? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? फर्स्ट है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट। सेकंड कब हुआ? 1556। वेरी गुड। किस किस के बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में, अकबर के बीच में, ठीक है। अकबर, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अकबर ने सेनापति को भेजा होगा अपने, तभी हेमू और अकबर के बीच में भी हम इस बैटल को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और तीसरा दूसरे वाले में, दूसरे वाले में अकबर जीतता है, अकबर जीतता है, हेमू हार जाता है वहाँ पे, ठीक है। तीसरा बैटल पानीपत का 1761। कौन कौन है? अहमद शाह अब्दाली और मराठास। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद है आप लोग को, अच्छा याद है। हाँ। इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली,
अहमद शाह अब्दाली के बाद जीतने के बाद में ही यहाँ से मराठा पावर पूरी तरीके से एंड हो जाती है, ठीक है। तो मराठा पावर का बोला गया कि अंत जो हुआ था वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद में ही हुआ था, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी है, उसको तो जब मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे उसकी। तो 1526 में बाबर इनके इनविटेशन पे आ तो जाता है। आने के बाद में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होता है और उसके बाद में अनाउंस क्या कर देता है, ये अपने आप को भारत का या दिल्ली की गद्दी का रूलर अनाउंस कर देता है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाद में आगरा से लेके और भी जितने भी आसपास के जितने भी रीजन थे उन सब के ऊपर ये कैप्चर करना शुरू कर देता है। अब उसमें साथ में बीच में कौन आ जाता है, महाराणा सांगा, क्योंकि महाराणा सांगा ने जो इन्विटेशन दिया था वो इन्विटेशन इसलिए नहीं दिया था कि बाबर भारत के ऊपर आके रूल करे। तो महाराणा सांगा इसको बोलता है कि मैंने आपको रूल करने तो बुलाया नहीं था भाई, अब आप रूल कैसे करोगे। तो ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट में भी एक बैटल और वॉर को अनाउंस कर देता है। हाँ, तो अगला जो बैटल होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। अब किस किस के बीच में होगा, इब्राहिम लोदी तो ख़त्म यहाँ पे, अब महाराणा सांगा है वर्सेस बाबर, ठीक। महाराणा सांगा और बाबर के बीच में जो बैटल होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा होता है। खानवा डेट कब है, कौन सा ईयर है, 1527। हाँ, 1527 के अंदर एक नया बैटल हुआ, बैटल ऑफ खानवा, जिसमें महाराणा सांगा और बाबर की सेनाएं आपस में भिड़ती हैं। इसमें क्या होता है, कौन जीतता है, बाबर जीत जाता है यहाँ से। और इससे रिलेटेड एक आपको स्टोरी बताएं, महाराणा सांगा जो थे यहाँ पे जब महाराणा सांगा हारते हैं तो इनके साथ में इनके बेटे भी थे, ठीक है। उनका नाम था भोजी राम करके बोला जाता है, ठीक है। तो इनके बेटे भी थे इनके साथ में, ठीक। और इनका जो नाम की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन है, ये मीराबाई के हस्बैंड थे। मीराबाई नाम सुना है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट की जो, हाँ, भक्ति मूवमेंट की जो क्या एक पोइट भी थी और एक सेंट भी थी, संत के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन रहा करती थी। तो ये मीराबाई जो थी वो इनकी वाइफ थी और महाराणा सांगा की कौन थी, वो डॉटर इन लॉ थी। तो इन दोनों की डेथ के बाद में ही मीराबाई जो होती हैं वो पूरी तरीके से संन्यास ले लेती हैं और अपने आप को सेंट घोषित करके और क्या है, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। यहाँ से इनकी स्टोरी चेंज हुई थी। तो मीराबाई की जो स्टोरी आप लोग जानते हो ना, वो यहीं से ख़त्म हुई थी। तो बाबर ने आके ये चेंज किया था। खानवा के बाद में बाबर यहाँ पे अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लेता है फाइनली। अब वो राजस्थान का या जो आपका दिल्ली के अलावा जो राजस्थान का रूल है उसको भी कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इब्राहिम लोदी का यहाँ से रूल ख़त्म। और भारत के अंदर कौन आ जाते हैं, मुगल्स भारत के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और मुग़ल एम्पायर आप लोग जानते हो 1526 से लेके 1857 तक मुग़ल एम्पायर भारत के अंदर आपका चलता है, ठीक है। अब मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, पता है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, हाँ, कुछ इस्टेब्लिशमेंट याद रखना है, कुछ रूलर्स याद रखने हैं कि कौन सा रूलर कब आया है, एक क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है, ठीक है। क्रोनोलॉजी कि मुगल्स में सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद में कौन आया, बताओ, चलो जल्दी जल्दी से बताओ, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया ना, हुमायूं के बाद में शेर शाह सूरी आया, ठीक है। और वो मुग़ल नहीं था, ठीक है। हुमायूं के बाद में हाँ 15 जो है 45 तक लगभग यहाँ पे सूर्यवंश का शासन रहा है। तो ये उसको हटाने के बाद में फिर रूल करना शुरू करता है, ठीक है। चलिए, फिर हुमायूं आ जाता है। हुमायूं के बाद में अगला रूलर कौन बैठता है आगे, अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में जहांदार शाह, हाँ किसी ने बोला जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद में फिर नहीं याद है, हाँ, तो ये क्रोनोलॉजी को याद कर लेना। जहांदार शाह के बाद में फ़र्रुखसियर आ जाता है, ठीक है। फ़र्रुखसियर के बाद में फिर से आपके दो रूलर आते हैं, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, ठीक है। ये दो रूलर आ जाते हैं। इनके बाद में फिर क्या करा जाता है, आलम शाह को बैठा देते हैं, फिर अहमद शाह को बैठा देते हैं, मोहम्मद शाह को बैठा देते हैं, अकबर सेकंड को बैठा दिया जाता है, लास्ट में बहादुर शाह ज़फ़र।
और इस तरीके से यहाँ पे रूल ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा मुगल्स का। तो आपको खास करके इनकी क्रोनोलॉजी तो याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि इनके समय काल के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए, ठीक है। जैसे कि इवेंट्स की बात अगर हम लोग करें तो बैटल, जैसे अभी हम लोग ने सेकेंड बैटल की बात करी, अकबर के समय में वो बैटल हुआ, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा रत्न था जो उस बैटल के अंदर गया? अकबर ने कौन सा लैंड सिस्टम लागू किया था जो इक्ता सिस्टम से मिलता जुलता था, ठीक है। कौन सा सिस्टम था? मनसबदारी, वेरी गुड, जिसने बोला वेरी गुड, मनसबदारी सिस्टम था। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को भी यहाँ पे लागू किया था, तो मनसबदारी सिस्टम भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है आपको, बहुत जल्दी से, मैंने सारे नोट्स आपको दे के रखे हुए हैं, इसको बस इसी फॉर्म में आपको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है जैसे भी हैं इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे के सारे इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं, और सबके टाइटल के साथ में भी है। देखो बहुत क्लियरली आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, सबके टाइटल्स भी हैं साथ में। और बस इसमें देखना है आपको मुग़ल एम्पायर किस तरीके से ख़त्म हो गया और लेटर मुगल्स आए। उसके बाद में बहमनी भी बताया था मैंने आपको थोड़ा सा, और थोड़ा सा फिर विजयनगर की भी बात की थी हम लोग ने, ठीक है। और इसी के साथ में थोड़ा सा सिखिज़म वगैरह, इस तरीके से मिडेवल हिस्ट्री का एंड हो जाएगा आपका पूरी तरीके से। बस इसके अंदर आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो अब चीज़ें जो याद रखनी है वो रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। एक बार पूरी की पूरी स्लाइड को वापस से ओपन करना और चेक करना, जहाँ पे डाउट्स आ रहे होंगे, कन्फ्यूजन्स आ रहे होंगे, उन सब की तो बात हम लोग करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। आगे चल के उन सब की भी बात करेंगे। अभी मंडे से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब टोटल कितना दिन बचा आप लोग का? 20-22 दिन बचा होगा मेरे ख्याल से। डेट तो अभी है कुछ 20-22 दिन, लगभग 20-22 दिन का ही टाइम लेके चल रहे हैं हम लोग। 20-22 दिन के अंदर ही आपको इन सारी चीज़ों को हाँ डेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट यही है कि फैब के लगभग लास्ट वाले वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग तो 20-22 दिन को ही मान के चल रहे हैं कि 20-22 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपको एक बार प्रॉपर वे में सब फिनिश कराना है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए मंडे से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो एक सीरीज़ शुरू होगी आपकी, जो टोटल की टोटल किस पे रहेगी? एमसीक्यू फॉर्म के ऊपर रहेगी, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म का मतलब एंशिएंट से लेके हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तक के टोटल टॉपिक वाइज जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उनको एक्सप्लेन करेंगे, डाउट्स आपके रहेंगे बहुत सारे उनको क्लियर करेंगे, और सारे के सारे एमसीक्यूज़, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और नो डाउट कि आपने अभी जो बोला था कि सर पेपर भी करा दीजिएगा, तो उसी के अंदर पेपर भी देख लेंगे, एक बार पेपर का भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन पूछना है, हाँ, हिस्ट्री में सारे वाइसरॉयज का नाम याद रखना है? वाइसरॉयज का नाम, वाइसरॉयज का नाम सारे याद नहीं रखना है। मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज बताए थे मॉडर्न हिस्ट्री में। सर लॉर्ड कैनिंग, हाँ मैंने जैसे, हाँ लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा उनको। मैंने आपको बताए थे, ऐसे तो वाइसरॉय का नाम याद रखोगे तो 50 वाइसरॉय हैं आपके पास में याद करने के लिए। मैंने टॉप 15 या टॉप 20 वाइसरॉयज या गवर्नर लिखवाए हैं आपको उन्हीं को याद करना है, ठीक है। अगर आप उनको बहुत कायदे से समझ लोगे, याद कर लोगे, तो आप समझ लीजिए फिर आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। मैक्सिमम आपको उनसे रिलेटेड याद करनी है चीज़ें, और कुछ नहीं करना। वो मैंने लिखवा के रखा, आप स्लाइड देखोगे एक बार तो वो स्लाइड के अंदर मेंशन है, और जितना फैक्ट उसके अंदर लिखा हुआ वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप। क्लियर है बात? हाँ, और कोई डाउट? बैटल ऑफ पानीपत क्या है, तो बता दीजिए। बैटल ऑफ पानीपत, तीनों बैटल बताने। देखो, जो फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंट्रेंस ऑफ मुगल है भारत के अंदर। जब भी पानीपत का कोई बैटल हुआ है, उस पानीपत के बैटल ने ये डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर रूल कौन सी पावर करेगी, ठीक है। जब भी पानीपत का बैटल हुआ है, बहुत मेजर चेंज हुआ है पानीपत के बैटल की वजह से, ठीक है। तो पानीपत के बैटल की वजह से इतना मेजर चेंज हमको देखने को मिला। एक सेकेंड, हेलो जी जी वाले जी। ब्रोंज एज, ब्रोंज एज, ब्रोंज एज, अच्छा। और हाँ हाँ, तो न्यू एज के साथ में जा सकते हैं उसके साथ में, ठीक है। न्यू, हाँ
न्यू एज पे जाइएगा फिर उसके साथ में। हाँ न्यू एज, क्योंकि हाँ क्योंकि उसके समय में न्यू एज, ओल्ड स्टोन एज नहीं है, वो न्यू एज में आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ न्यू स्टोन एज। ओके। हाँ जी सॉरी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का मतलब ये हो गया कि 1526 के अंदर ये बैटल हुआ और इसने भारत के अंदर से एक पावर को या एक सल्तनत को हटा के दूसरी सल्तनत यहाँ पे स्टैब्लिश करी है। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ पानीपत पहला था जिसकी बात अभी हम लोग ने करी कि इब्राहिम लोदी जो था, लोदी डायनेस्टी को यहाँ पे लेके दिल्ली सल्तनत को चला रहा था। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और दिल्ली सल्तनत के बाद में यहाँ पे मुग़ल की सल्तनत शुरू हो गई। उसके पीछे रीज़न था बैटल ऑफ पानीपत पहला वाला। ठीक, मुग़ल सल्तनत शुरू हो गई भारत के अंदर 1526 के अंदर। अभी क्या हुआ कि मुग़ल सल्तनत कहाँ पे जाके हिल चुकी थी? हुमायूं के समय जाके बाबर ने चलाया। बाबर के बाद में हुमायूं रूल करने आता है 1530 के अंदर और 1530 से लेकर 40 तक रूल करता रहता है, लेकिन अटैक हो जाता है सूर्यवंश का। ठीक है, तो जब सूर्यवंश का अटैक उसके ऊपर हो जाता है, सूर्यवंश के अटैक के बाद में क्या होता है कि वो सल्तनत पूरी हिल जाती है। हिलने के बाद में ये हालत होती है कि 15 साल तक हुमायूं गद्दी के ऊपर बैठ ही नहीं पाता है। मुग़ल की गद्दी इधर उधर भागता रहता है, कभी मिडिल ईस्ट भाग जाता है, कभी पंजाब भाग जाता है, कभी इंडिया में कहीं है, तो वो इधर उधर भागा। ठीक है, हाँ, तो उस समय में क्या हुआ कि जब वो इधर उधर भाग रहा था तो उसी समय में अकबर की पैदाइश हो जाती है, अकबर बर्थ लेता है। ठीक है, अकबर जब बर्थ लेता है, अकबर की बर्थ के बाद में उस समय में क्या हुआ कि 1555 के अंदर वापस से हुमायूं को रूल मिल गया। इसने सूर्यवंश को हरा दिया और सूर्यवंश को हराने के बाद में यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश इसने अपना कर लिया। ठीक, अभी ये अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया इसने, लेकिन हुआ क्या कि रूल इस्टेब्लिश करने के बाद ही तुरंत इसकी डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? 1556। हुमायूं की डेथ हो गई, अकबर छोटा है अभी, अकबर अभी छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 12 साल का, 13 साल का, या कहा गया 13 साल 4 महीने की एग्जैक्ट एज है इसकी। 13 साल 4 महीने का बच्चा है, इतना बड़ा रूल कैसे संभालेगा? ठीक है, तो इसको लेकर प्रॉब्लम खड़ी होगी, मतलब मुग़ल सत्ता हाथ से जाने वाली थी, क्योंकि अफगान शासकों ने फिर से अटैक कर दिया था मुग़ल सत्ता को कैप्चर करने के लिए। अभी ये जो लोधी डायनेस्टी ख़त्म हुई थी, इसी लोधी डायनेस्टी के रूलर ने, ठीक है, उसने फिर से अटैक कर दिया था किसके ऊपर? मुग़ल्स के ऊपर। अब जब मुग़ल्स के ऊपर अटैक हो गया तो यहाँ 1556 में हुमायूं नहीं है, हुमायूं मर चुका। कौन इसको देख रहा है? हाँ, बैरम खां जो था बहुत ही होनहार इसका शासक था इस समय, कह सकते हैं कि जिसने पूरा का पूरा अकबर को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला वही था। तो बैरम खां के अंडर में गाइडेंस में अकबर इस बैटल के अंदर जाता है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, और ये होता है सेकंड वाला। ठीक, अभी यहाँ भी देखो मुग़ल सत्ता ख़त्म हो सकती थी पूरी तरीके से, लेकिन इस बैटल ऑफ पानीपत ने क्या करा? मुग़ल सत्ता को वापस से बचा लिया। नो डाउट कि बैरम खां की अक्लमंदी की वजह से और साथ ही साथ में अकबर की इस एज में आके वॉर को लड़ना और 13 साल 14 साल की उम्र में वॉर को जीत लेना, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग रूलर के अगेंस्ट में, काबिलियत थी कि जिसकी वजह से भारत में मुग़ल सत्ता वापस से बच गई और मुग़ल सत्ता आगे जाके आपकी कंटिन्यू होती चली गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमने देखी कि सेकंड बैटल के अंदर हुआ था। और इसके अगेंस्ट में जो शासक की तरफ से लड़ रहा था वो था हेमचंद्र नाम था इसका, और ये इतना कुशल सेनापति था कि ये सेनापति किसी भी रूलर को बहुत आसानी से हरा के और गद्दी को कैप्चर करने में माहिर था। ठीक है, तो हेमू को हरा देना ये बहुत बड़ी बात थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ बैरम खान ने बहुत चालाकी से अपने इस वॉर को लड़ा था और काफ़ी चालाकी के साथ में वॉर को जिताया था। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, काफ़ी लंबी कहानी है उसके पीछे की, वो टाइम होगा कभी बताएंगे आपको। ठीक, 2 बैटल हो गए। तीसरे बैटल की तरफ आ जाते हैं। अब यह समय चल रहा है 1761 का। ठीक है, भारत के अंदर मुग़ल जो सत्ता है उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। मुग़ल्स रूलर यहाँ पे जो है धीरे 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 करके ख़त्म होना शुरू हो गए। ठीक है, अब मुग़ल्स रूलर का जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग कौन हो रहा है भारत के अंदर? मराठास। ठीक है, तो मराठास भारत के अंदर जब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो ये हुआ कि भारत के अंदर अगर रूल कोई करेगा मुग़ल्स के बाद में तो वो मराठास करेंगे। ठीक है, तो मराठास इस फॉर्म में पावरफुल होते चले जा रहे थे। अभी क्या हुआ, ये जो रीजन था आपका, कह सकते हैं ये कश्मीर का जो रीजन था, इस कश्मीर के रीजन के ऊपर अहमद शाह अब्दाली का पूरा क्या था? कंट्रोल था। तो अहमद शाह अब्दाली इस रीजन को जीत चुका था और इसका एक बेटा था जिसका नाम था
तैमूर। ये तैमूर लंग नहीं है वो वाला, ये दूसरा तैमूर है। इसका नाम था तैमूर अब्दाली, ठीक है। तो तैमूर शाह अब्दाली कश्मीर के ऊपर गवर्नर बना हुआ था, यह अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। तो इसके ऊपर मराठास यहाँ से आते हैं और मराठास आके क्या कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको हटाओ यहाँ से। तो ये आते हैं यहाँ पे अटैक कर देते हैं और कश्मीर के ऊपर जब अटैक होता है तो ये तैमूर जो है उल्टा भाग जाता है, यहाँ से तैमूर भाग जाता है डर की वजह से, मराठास के अटैक से ये यहाँ से भाग जाता है। और मराठास की तरफ से जो उस समय इस पर अटैक करते हैं उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। सदाशिवराव भाऊ इस समय पे इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, अटैक करने के बाद ये भाग जाता है। अब ये बात अहमद शाह अब्दाली से बर्दाश्त नहीं होती है कि उसके बेटे की इतनी बड़ी इंसल्ट हुई है भारत के अंदर, तो अब वो पूरी की पूरी सत्ता को हिला के रख देगा। वो अटैक करने आता है, उसका टारगेट होता है दिल्ली की सल्तनत को या दिल्ली की गद्दी को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? मुगल्स बैठे हुए हैं। तो मराठास खुद आगे बढ़ के आते हैं और कहते हैं कि इस बैटल के अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका केस है वो हमारे साथ में, कश्मीर से हमने उसको भगाया है, मुगल्स ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। मराठा जैसा इसलिए भी करते हैं कि अगर वो बैटल ऑफ पानीपत वहाँ पे जीत जाते तो इसका मतलब ये था कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर या भारत का अगला शासक कौन होगा, वो मराठास होंगे, ठीक है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली की सेना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और दूसरी तरफ मराठास से गलती भी हुई। मराठास से गलती ये हो गई कि सिर्फ इन्होंने 20,000 सैनिकों के साथ में पूरी की पूरी सेना अपनी भेज दी अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए, तो वो नाकाफ़ी थी, इतनी ज़्यादा थी नहीं। सदाशिवराव भाऊ बोलते भी थक गए, बोलते बोलते थक गए कि अहमद शाह अब्दाली को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन नहीं माने और उसकी वजह से मराठास को इसमें हार देखनी पड़ी, जिसकी वजह से बोला गया कि 1761 के अंदर पूरी तरीके से जो मराठास पावरफुल धीरे धीरे हो रहे थे, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से यहाँ से मराठास का भी एंड हो गया। एक तरफ मराठास ख़त्म, एक तरफ अफगान ख़त्म हुए थे और एक तरफ दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई और नए रूलर भारत के अंदर इस्टेब्लिश होते चले गए। और कोई डाउट? सर मराठा में भी पूरी क्रोनोलॉजी पढ़नी है? सॉरी सर मराठा में भी पूरी क्रोनोलॉजी पढ़नी है? मराठास की क्रोनोलॉजी नहीं पढ़नी है पूरी, आप जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको इसके अंदर मिल जाए पीपीटी जो मैंने बना के आपको भेजी है पीडीएफ के फॉर्म में, अगर वहाँ किसी मराठास के नाम आपको दिख जाएंगे, जैसे सदाशिवराव भाऊ की बात करी हम लोग ने, तो ऐसे कुछ नाम आपको दिखेंगे, उनको पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्रोनोलॉजी पे मत जाइए, वो आपसे नहीं पूछेगा, क्लियर है? जैसे एक और हाँ हाँ। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर मोहम्मद गौरी है, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद गौरी उसको यहाँ पे अपॉइंट करके चला गया था, ठीक है। तो अपॉइंट जो सल्तनत का फाउंडर बोला जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बोला जाएगा, ठीक, मोहम्मद गौरी नहीं, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए फिर कोई डाउट नहीं है तो क्लास को ओवर करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में चलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, ऐसे डाउट्स क्लियर करते रहो, ये सब चीज़ें आप लोग के लिए आगे चल के काम आएंगी। हिस्ट्री एक बार ख़त्म हो गई तो एकदम रिवाइज होकर आपके माइंड में यहाँ बैठ जाएगी, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे उसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।